आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। 2024 का जो पेपर आया सीसेट का, वो अगर 2023 से कंपेयर करें तो काफ़ी सही पेपर था। 2023 के पेपर में ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके जीएस पेपर 1 में काफ़ी अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी वो सीसेट पेपर में फ़ेल हो चुके थे। इवन मेरे 2 फ्रेंड ऐसे हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स थे जीएस पेपर में, लेकिन यहाँ 57 और 62 मार्क्स स्कोर करके वो सीसेट में फ़ेल हो चुके थे। खैर, इस बार का पेपर अच्छा है, तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। ये सेट है, सेट ए में नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, हाँ सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया एक क्यूब को कितने नंबर्स ऑफ कट लगाया जाए कि उसके 64 आइडेंटिकल क्यूब्स बने। तो क्यूब्स को हम 3 डायरेक्शन में काट सकते हैं। जैसा कि पहला हम इस डायरेक्शन में काटते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में टोटल, ठीक है, m कट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में काट सकते हैं हम, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम अज्यूम करते हैं कि टोटल कट्स कितना है, n कट्स, ठीक है। एक और कट्स लगा सकते हैं हम, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में हमने क्यूब को कट किया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं टोटल p कट्स लगाया, ठीक है। टोटल हमारा पीसेस कितना है, 64। और एक फार्मूला है नंबर ऑफ़ कट्स का, जहाँ से हम पीसेस निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला है m+1 n+1 p+1, ठीक है। अब यहाँ पूछा लिस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पूछ देता तो यहाँ पे हम एक साइड में ही सबसे ज़्यादा कट्स लगाते। जैसे हम इसका वैल्यू अगर 64 रख लेते हैं और इसका वैल्यू 1 रख लेते हैं और इसका वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो m का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, m = 63, n का वैल्यू 0, p का वैल्यू 0, ठीक है। तो टोटल नंबर्स ऑफ कट्स कितने हो गए, 63 + 0 + 0, ठीक है। तो यहाँ से 63 हो जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं लिस्ट पॉसिबल नंबर की तरफ। तो लिस्ट पॉसिबल नंबर की तरफ चलेंगे तो हमें तीनों डायरेक्शन में कट्स लगाने होंगे, ठीक है। तो आपको पता है 64 4 का क्यूब होता है। तो इस डायरेक्शन में हमने ये इसका वैल्यू 4 रख लिया, इसका वैल्यू 4 रख लिया और इसका भी वैल्यू 4 रख लिया। तो यहाँ से हमारा m का वैल्यू क्या आता है, 3। यहाँ से हमारा n का वैल्यू क्या आता है, 3। यहाँ से हमारा p का वैल्यू क्या आता है, 3, ठीक है। 3 + 1 4 हो गया, यहाँ पे भी 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इन तीनों को, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना है, 9। टोटल नंबर्स ऑफ कट्स कितने हो गए, 9। तो ये हमारा आंसर, ये लिस्ट पॉसिबल, इससे कम कट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। याद रखिएगा, अगर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पूछे तो आपको एक ही डायरेक्शन में टोटल कट्स लगाने हैं, तो वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर आएगा, ठीक है। और लिस्ट पॉसिबल नंबर अगर पूछते तो मैक्सिमम चांसेस ये रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आप तीनों डायरेक्शन में इक्वल कट्स लगाएं, तभी वो मिनिमम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। यहाँ पे दिया गया है एक एक्सप्रेशन और इसमें स्टार दिया गया है एक्सप्रेशन के बीच में, और स्टार में कह रहा है कि 3 साइन यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का, ठीक है। और एक साइन को हम मैक्सिमम 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले 5 - 4 रख लेते हैं, ठीक है। फिर 4 - 3 रख लेते हैं, फिर 3 + 2 रख लेते हैं, 2 × 1 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीनों साइन यूज़ हो गया और मैक्सिमम माइनस का दो बार यूज़ किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 1 2 3, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, निकालेंगे 5 - 4 1, ठीक है, -3 + 2 × 1 2। तो यहाँ से देखेंगे हमारा 0 आंसर है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ़ आदमी एक काम को कंप्लीट करते हैं 6K डेज़ में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ़ आदमी ऐड किया जाए, मैंने कितने नंबर्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ़
आदमी को ऐड किया जाए कि उस काम को हम 5K डेज़ में कंप्लीट कर लें। और K हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4, इसका मतलब नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक काम को कंप्लीट किया, हमने एज्यूम किया कि टोटल नंबर ऑफ़ आदमी m है। ठीक है, कितने दिनों में कंप्लीट किया है? 6K डेज़ में। ठीक, उसी काम को हम मानते हैं कि x इंक्रीज़ कर लेते हैं। हमने एज्यूम किया कि x नंबर ऑफ़ आदमी इंक्रीज़ कर लेते हैं m में, और उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया? m + x इंटू 5K डेज़ में। ठीक है, और ये जो वर्क किया है और ये जो वर्क किया है ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो m इंटू 6K इक्वल टू m + x इंटू 5K। ये इक्वेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, k से k कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये 6m हो गया इक्वल टू 5m + 5x। ठीक है, और ये 5m इधर आएगा तो 6 से माइनस हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m/5। अगर m/5 है, इसको हम अगर x को परसेंटेज में निकालते हैं तो ये m का कितना परसेंट हो जाएगा? 5 है, यानी 100/5 रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए m 100 है और 100/5 कर लिया हमने, तो x m के कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन, आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, ये भी टाइम एंड वर्क से है। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे PYQ मैंने कराया है टाइम एंड वर्क का, उसमें ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, बस नंबर ऑफ वैल्यूज़ चेंज है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि XYZ एक काम को 6 आवर 8 आवर और 8 आवर में कंप्लीट करते हैं, वहाँ डेज है आवर्स के जगह। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक पर्सन एक टाइम पे काम करता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि एक आदमी 2 कंसेक्यूटिव आवर में काम नहीं कर सकता। मान लीजिए कि पहला घंटा में x काम किया, दूसरे घंटे में भी x नहीं काम कर सकता है। यहाँ या तो y काम करेगा या तो z काम करेगा, ऐसा है। ठीक है, तीसरे घंटे में काम कर सकता है। अब कह रहा है ऑल इंगेज टू फिनिश द वर्क। फिर उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे देखें, x हमारा 6 आवर में कंप्लीट करता है, y हमारा 8 आवर में कंप्लीट करता है, z हमारा 8 आवर में कंप्लीट करता है। तो ये एक घंटे में कितना काम करेगा? x 1/6, y एक घंटे में कितना काम करेगा? 1/8, z कितना काम करेगा? 1/8। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए, हम पहला आवर x से शुरू करते हैं, 1/6 उसने काम किया, फिर दूसरा y या z को ले लेते हैं, 1/8 ले लेते हैं। ठीक है, और तीसरे घंटे में फिर से हम x को रख लेंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम निकालना है ना, तो x को फिर से काम पे लगा देते हैं। तो पहले 2 घंटे का हम देख लेते हैं कितना होता है, काम करते हैं दोनों मिलके। यहाँ से देखेंगे तो पहले 2 घंटे में तो इनका ये 24 हो गया, और ये 4 + 3 यानी 7/24 ये 2 घंटे में काम करता है। एक x है और एक y या z, कोई एक को भी ले लेते हैं। तो पहले 2 घंटे में 7/4 काम किया, फिर नेक्स्ट इसी को रिपीटिशन करते हैं तो 7/24। ठीक है, x काम किया, फिर उसके बाद y या z ले लेते हैं दूसरे 2 घंटे में, फिर तीसरे 2 घंटे में सेम काम होगा 7/24। अब ये टोटल काम कितना हो गया कंप्लीट? 6 घंटे में, टोटल 6 आवर्स में कितने काम कंप्लीट हुए? तो यहाँ ऐड करेंगे 24 और ये 21 हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 से, 7/8। ठीक है, 6 आवर में हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ? 7/8। काम कितना बच गया? 1 - 7/8 यानी 1/8। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/8 काम किया, काम बचा हुआ है। तो पहले घंटे में हमारा x काम किया था, दूसरे घंटे में y या z काम किया, फिर तीसरे घंटे में x काम किया, चौथे घंटे में y या z काम किया है, फिर 5वें घंटे में x काम किया था, और 6वें घंटे में y या z का कोई भी काम, क्योंकि ये दोनों सेम काम कर रहे हैं स्पीड। फिर हम 7वें घंटे में फिर से हम x को लगा देते हैं। ठीक है, 6 घंटा तो हमारा काम हो चुका है, 7वें घंटे में x को लगाते हैं तो x जो है 1/6 काम करता है 1 घंटे में। ठीक है, 1 आवर्स यानी 60 मिनट्स में। ठीक।
तो 1/8 काम कितने देर में करेगा वो, 60 डिवाइडेड बाई 1/8, सॉरी 60 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 1/8, ठीक है। और ये 6 ऊपर गया, 8 नीचे आ गया, यानी 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो 8 से 4 से हम अगर काटते हैं तो 2 बार में कटेगा, और 60 हमारा 15 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, और 15 इंटू 3 यानी 45 मिनट्स में, ठीक है। बचा हुआ काम x कितने देर में कंप्लीट किया, 45 मिनट्स में, और 6 घंटा पहले से हमारा काम हो चुका है, तो टोटल काम कितना हुआ, 6 आवर 45 मिनट्स में। तो हमारा आंसर यहाँ से सी निकल गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस पूछ रहा है, कंसेक्यूटिव जीरोस पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम, ठीक है, 10 निकाल लेते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ 10 इसमें हैं। तो 10 का हमारा फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5। अगर हमें पता चल जाए कि 2 इंटू 5 कितने हैं, मतलब इक्वल, ठीक है। अगर हमें पता चल जाए 2 इंटू 5 टोटल नंबर्स इसमें कितने हैं, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितने 10 हैं, यानी जीरोस कितने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है, और इस इक्वेशन में देखेंगे 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं और उन नंबर का डबल पावर है, ठीक है। 25 पे 50 हो गया, यानी 24 पे 48 हो जाएगा, इसका डबल, फिर 5 पे 10 हो जाएगा इसके आगे, ठीक है। तो 5 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो 5 का पावर जिसका पावर 10 है, मतलब एक तो 5 जिसका पावर 10 हो जाएगा, फिर एक 10 है, यहाँ भी 5 हमें मिल जाएगा, तो इसका पावर क्या होगा 20 डबल, फिर एक 15 आएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 30, फिर एक 20 के पास मिलेगा हमें, इसका पावर क्या हो जाएगा 40, फिर 25 पे भी हमें 5 मिल जाएगा, इसका पावर क्या है 50। अब यहाँ देखें 25 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 50, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 5 का पावर ये 100 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 का पावर यहाँ से 100 तो हमें यहीं मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी हमें 5 मिलेंगे, जैसे ये 5 इंटू 2 यहाँ 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 का पावर 30 मल्टीप्लाई 5 का पावर 30, फिर यहाँ पे 4 का पावर 40 और मल्टीप्लाई हुआ 5 का पावर 40। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 30 हुआ, तो ये 60 हो गया, और ये 40, यानी यहाँ से 100, यानी 5 का पावर टोटल कितना आ रहा है 100 ये और 100 ये, ठीक है, टोटल 200 आया, ठीक है। अब देखेंगे आप, अगर हम 2 का पावर निकालने जाएं तो ये 5 के पावर से काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखें 4 का पावर 40 है, तो इसको हम 2 का पावर स्क्वायर इंटू 40 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर 80 मिल गया, ठीक है। फिर हम 24 आएगा, तो 24 में 24 का पावर 48 है, तो यहाँ भी हमें 2 का मतलब 4 का पावर 48 इंटू, सॉरी यहाँ 8 का पावर 48 इंटू 3 का पावर 48 लिख सकते हैं। तो फिर 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, ठीक है, और ये 48 हो गया। तो 3 इंटू 48 कितना हो गया, यानी यहाँ पे 144 हो गया 2 का पावर, ठीक है। आप देखेंगे 2 का जो पावर होगा इस मल्टीप्लिकेशन में वो 200 से कई ज़्यादा होगा, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है, यानी यहाँ से हम 2 का पावर 200 ले लेते हैं, और 5 का पावर हमारा 200 तो ऑलरेडी है, और ये हमारा 10 का पावर 200 दे देगा इस मल्टीप्लिकेशन से। तो यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 200 होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ से डी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 1 जनवरी को एक पर्सन 1 रुपया सेव करता है, ठीक है। फिर 2 जनवरी को वो 2 रुपये बढ़ा के सेव करता है, यानी 1 + 2 यानी 3 रुपये सेव करता है। फिर उसके बाद 3 जनवरी को कहता है कि प्रीवियस डे मतलब 2 जनवरी में जो सेव किया है उसमें 2 रुपये बढ़ा के, यानी 3 + 2 यानी 5 रुपये सेव करता है, ठीक है। ऐसे करके वो सेव करते चला जाता है। कह रहा है कि उसके टोटल सेविंग कितने होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद आंसर में हम देखेंगे तो दे रहा है कि 7 जनवरी तक सेव किया है, उसके बाद 8 जनवरी तक सेव किया, 9 जनवरी तक किया है, बस, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 64,
ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये परफेक्ट क्यूब भी है, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 64 रुपीज़ वो सेव करता है टोटल, ठीक है। अब वो कब तक सेव करता है, इसको हम ऐड करते के देख लेते हैं। तो 64 उसने सेव किया, तो पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 3 रुपये, ठीक है, तीसरे दिन 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो आप 64 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करके आप लोग चेक कर लीजिए। तो ये मान लीजिए 1 जनवरी को किया था 1 रुपया, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जनवरी को उसने कंप्लीट कर लिया अपने 64 रुपीज़। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑड प्लस ऑड को अगर हम ऐड करते हैं तो वो इवन आता है, फिर इवन प्लस इवन को ऐड करेंगे तो ये भी इवन आएगा, फिर ऑड प्लस इवन को अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऑड देगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन में देख लें, ऑड प्लस ऑड अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हमें ऑड ही देगा। इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या देगा, हमें इवन देगा। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इवन देता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है नंबर सिस्टम में काफ़ी बार, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप देख के इस क्वेश्चन को आंसर मार देंगे, आपको 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे ये 220 का पावर, 222 का पावर क्या है, 332, यानी ये हमें इवन नंबर ही देगा। फिर 3 का पावर जो है 333 का पावर है 222, तो ये हमें ऑड नंबर देगा। ये तो कंफर्म है आपको। अगर हम किसी ऑड नंबर का कितना भी पावर रख लें, 3 का मान लीजिए पावर हम रख लेते हैं 9, तो ये हमें ऑड नंबर ही देगा। या 9 का पावर आप 2 रख लें या 3 रख लें, कुछ भी रख लें, इवन या ऑड, ये हमें ऑड नंबर ही देगा, 81, ठीक है, ऑड नंबर ही देगा। ये बात याद रखिएगा। कितना भी पावर रख ले, पावर से मतलब नहीं होता किसी भी नंबर का। अगर वो नंबर ऑड होता है तो उसका कितना भी पावर रखेंगे वो नंबर ऑड ही देगा, और अगर वो इवन है तो वो इवन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया। एक नंबर हमारा इवन हुआ, दूसरा नंबर हमारा ऑड हुआ। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या देगा, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर देगा। अगर ऑड नंबर देता है तो कभी वो 2 से डिवाइड होगा ऑड नंबर, नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, सी को भी एलिमिनेट कर लेते हैं, डी को भी एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। तो बचा क्या, हमारा आंसर बी। बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप मेरे PYQ सीरीज अगर देखे होंगे तो देखेंगे मोर देन 60% क्वेश्चन ऐसे हैं कि सेम पैटर्न पे रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम पैटर्न पे, और आपको कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक हनी सेलर है, वो हनी के कॉस्ट प्राइस पे हनी सेल करता है उसमें वाटर मिक्स करके, ठीक है। तो कितना वाटर अगर मिक्स करे तो उसको 20% गेन हो जाए। तो मान लीजिए कि 100 ml, ठीक है, हनी है, और इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100। इसमें वो कितना परसेंट ऐड कर दे पानी, कितना ml, कि उसको उतना ही मतलब हनी के कॉस्ट पे सेम अमाउंट सेल करें तो 20% गेन हो। यानी मान लीजिए 20% गेन कर रहे हैं, यानी 120 में बेचा, ठीक है। तो 120 में बेचने के लिए कितना, इसका भी 20% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 ml हम मान लेते हैं कि उसने पानी मिक्स किया होगा, तभी तो 120 ये भी होगा अमाउंट, ठीक है। तो 120 अगर अमाउंट हुआ तो इसमें ये 20 उसने इंक्रीज़ किया है पानी के द्वारा, तो ये 20 100 का कितना परसेंट हो गया, 20%। इसमें पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर हमारा ए। आप ऑप्शन भी देखते तो आपको ऑप्शन देख के ही लग जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है राइट मोस्ट डिजिट प्रोसीडिंग द जीरोज़, मतलब इस 30 का पावर अगर 30 रखते हैं, ठीक है, तो जितने जीरोज़ आएंगे उसके पहले, मतलब राइट मोस्ट जो होगा, मतलब जो नंबर्स आएंगे और नंबर्स के अंत वाला और जीरो से पहले वाला जो नंबर्स आएगा वो नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ 30 का पावर 30 है, हम क्या करते हैं इसको 3 × 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 का पावर 30 हो गया और 10 का पावर 30 हो गया। तो यहाँ से जीरो, ये तो हमें खाली जीरो ही देगा, तो इसको साइड कर लेते हैं। इसके पहले नंबर वाला निकालना है, ठीक है, यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 का आपको साइक्लिसिटी मैंने बताया कि 4 का होता है,
आप इसे नोट कर ले कहीं भी, 3, 7, 8 हाँ और 2, इन चारों का साइक्लिसिटी 4 होता है। इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब पाँचवा जो होगा उसका यूनिट डिजिट यही नंबर्स होंगे। जैसे 2 का पावर 4 रख लिया हमने तो ये कितना हुआ 16, 2 का पावर 5 रख लेते हैं तो ये 32, ठीक है। तो यानी अगला जो पावर मतलब डिजिट होगा वो 2 होगा, ये बात को याद रखें। जैसे 3 का पावर 4 अगर रखते हैं तो 81 हुआ, और 3 का पावर 5 रखते हैं तो कितना हुआ हमारा 243। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 3 है। तो हर 4 के बाद वो साइक्लिसिटी सेम रहे, मतलब यूनिट डिजिट सेम रहेगा 3, 7, 8, 2 में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें कि 3, 7, 8, 2 का साइक्लिसिटी 4 होता है। अब यहाँ 4 होने पे तो यहाँ पे देखेंगे 28, 3 का 28, यहाँ पे हमें साइक्लिसिटी 4 निकल गया, और यहाँ पे 3 का पावर हम 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे हम देखेंगे साइक्लिसिटी आपको 4 बताया ना, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या था 1 था। अगला फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, इस बात को याद रखें, ठीक है। तो साइक्लिसिटी जहाँ भी 4 कंप्लीट करता है तो यहाँ हमारा 3 का पावर 28 का यूनिट डिजिट 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 का पावर 2 हो गया, तो 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि सेम नंबर से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका रिमाइंडर 1 मिलेगा इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हम करते हैं कि 421 है, यहाँ से भी रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है तो -1 कर लेते हैं, और 7 है तो यहाँ से भी हम -1 कर लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर, तो ये कितना क्या हो गया 420 हो गया, और ये 426 हो गया, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं हम। अब इन दोनों का जो भी कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 होगा उस नंबर से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 + 1 कर लेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। फिर देखेंगे 3 से डिवाइड होता है तो 342 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगर आप 6 को देखेंगे 42 से तो 7 × 6 से डिवाइड होगा, तो ये भी 6 हो गया, ठीक है। और इसको भी अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये भी देखें 42 और 6 है तो ये भी 6 से डिवाइड होगा। अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, और यहाँ पे +1 कर लेते हैं तो सभी का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही 3 नंबर पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है कि कैन एक्स कंटेन 399 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, और कैन वाई में 532 लीटर ऑफ डीजल कंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ बॉटल्स होंगे जो सेम लीटर्स के होंगे, मतलब सेम नंबर, मतलब सेम कैपेसिटी उस बोतल का होगा। ऐसे कैसे कितने बोतल हैं जिनको सेपरेटली हम स्टोर कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर निकाल लेंगे, वहाँ से हमें जो कॉमन मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 399 पेट्रोल के लिए है, ठीक है, और डीजल के लिए क्या है, कितने लीटर है 532, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 × 3 × 133 आ गया, फिर यहाँ पे 1 × 4 × 133 आ गया, ठीक है, ये फैक्टर हो गया। और 133 को हम अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7 × 19, इसका भी हो जाएगा 7 × 19, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 हमारा कॉमन नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। 1 लीटर का भी अगर बोतल हम रखते हैं, सेम नंबर ऑफ अमाउंट है तो इसको स्टोर कर सकते हैं 1 लीटर के बोतल कंटेन में भी। फिर 133 में भी हम कंटेंट कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ अमाउंट है, ठीक है। फिर 7 लीटर के जार में भी हम स्टोर कर सकते हैं, फिर 19 लीटर्स में। तो ऐसे कितने जार पॉसिबल है, 1 लीटर का है, फिर 7 लीटर का है, फिर 19 लीटर का है, और 133 का भी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और जार नहीं
पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है, और यहाँ से 3 आंसर निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये भी तो पॉसिबल है हमारा 133 लीटर, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले 133 लिखा है कि दिखे क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं और भर भर के क्वेश्चन 2023 में पूछा है इस टाइप के। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नहीं, पार्ट 2 में 23 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 22 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 21 में 2 क्वेश्चन पूछा है सेम पैटर्न पे। तो आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। यहाँ पे कह रहा है एस जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम है, ठीक है, और एक्स वाई जेड जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 है। तो लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है पहला स्टेटमेंट कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। आप याद रखिए कैन बी 0 दिया, अगर ऐसा एक भी केस पॉसिबल होता है तो ये केस हमारा मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो कैन बी में एक भी पॉसिबिलिटी अगर पॉसिबल है तो वो हमारी स्टेटमेंट सही है। अगर ये डेफिनेटली दे दिया रहता है या 100% दे दिया रहता है तो मतलब एक भी केस में अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। मैंने जब भी ये क्वेश्चन कराया है तो इस स्टेटमेंट को हमेशा मतलब बोला है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एस कैन बी मतलब यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। आप 3, 2, 5 को अगर ऐड करते हैं तो 10 मिलता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये हमारा पॉसिबल है। उसके बाद कह रहा है यूनिट डिजिट 9 क्या पॉसिबल है इन 4 नंबर से, नहीं, ना तो हमें 19 मिल सकता है, ना तो हमारा 29 मिल सकता है, इवन हमें 9 भी नहीं मिल सकता इन 4 नंबर से, ठीक है। तो ये हमें पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर यूनिट डिजिट 5 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। 3, 5, 7 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 + 5 + 7 = 15, ठीक है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 और 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने सीरीज एंड सीक्वेंस में कराया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेटर काउंट करने हैं। अगर वो 5 का मल्टीपल है तो उसको 5 में 5 लेटर को डिवीज़न कर लीजिए। अगर वो 6 का मल्टीपल है तो 6 में 6 लेटर को डिवाइड कर लीजिए अलग अलग। तो यहाँ पे काउंट करते हैं पहले लेटर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 लेटर है, यानी ये 5 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो 5-5 लेटर में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 5 लेटर ये हुआ, फिर यहाँ से हमारा 5 लेटर ये हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा 5 लेटर ये हुआ, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ए से स्टार्ट हो रहा सीरीज़ हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए आएगा हमारा, ठीक है। अब ए यहाँ पे हम रखते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे ए है सेकंड लेटर, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन पुट कर लेते हैं, सबसे इजी होता है पैटर्न को जानने के लिए। नहीं तो यहाँ पे देखेंगे ए रखते ही ए डबल बी आया, सी डी आया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी हम रखते हैं तो यहाँ पे भी डबल बी आ गया इस ऑप्शन से। ऑप्शन बी ए रखते हैं तो यहाँ बी रखें तो यहाँ भी डबल बी, तो हमें यहाँ भी डबल बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ डबल बी नहीं है, यहाँ सी है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे भी बी है सेम, तो यहाँ पे भी डबल बी, यहाँ पे भी डबल बी, तो यहाँ पे भी डबल बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है सी आएगा। यहाँ पे ये देखिए सी, तो यहाँ डबल सी हो गया, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए रखने से क्या हो गया डबल ए आ गया, और यहाँ डबल बी है तो यहाँ डबल सी होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड पे सी है तो यहाँ सी रखेंगे तो डबल सी हो गया। फिर यहाँ डी है तो यहाँ पे डी रखते हैं तो देखेंगे डबल डी आ गया। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, सेम पैटर्न। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन का अगर सीरीज़ आपने देखा है मेरे वीडियो तो आप इसे ईज़िली कर ले जाएंगे।
यहाँ पे कह रहा है 2 पर्सन है पी एंड क्यू एक बिजनेस में इंटर करते हैं और पी जो है क्यू से 14,000 एक्स्ट्रा पैसा लगाता है उस बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद पी जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और क्यू जो इन्वेस्ट करता है 10 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट अमाउंट आता है, उसमें पी का जो शेयर है वो क्यू से 400 ज़्यादा है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना होता है 2,000, तो 400 ज़्यादा पी का है, यानी पी इक्वल टू क्यू प्लस 400, ठीक है। तो 2,000 है, तो क्यू प्लस 400 प्लस क्यू इक्वल टू 2,000, यानी क्यू का हिस्सा कितना हो गया, ये 400 उधर गया 2,000 में तो 16 हो गया, तो 1600 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्यू का हिस्सा 800 हुआ, तो पी इक्वल टू कितना हुआ 1200। तो यहाँ से हम प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, पी रेशियो क्यू यानी 1200 रेशियो 800 यानी 3:2, ये हमारा प्रॉफिट रेशियो आ गया, ठीक है। हमें प्रॉफिट रेशियो मिल गया। अब क्या करेंगे, जो अमाउंट इसने पी ने इन्वेस्ट किया है और क्यू ने इन्वेस्ट किया है और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से भी हम प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। तो मानते हैं कि क्यू जो है इन्वेस्ट किया है एक्स अमाउंट, ठीक है। तो पी का अमाउंट क्या हो गया, एक्स प्लस 14,000 हो जाएगा ना, 14,000 एक्स्ट्रा इसने इन्वेस्ट किया है। और क्यू जो है 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और पी जो है 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट अगर रेशियो निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा, पी का एक्स प्लस 14,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 से, 8 मंथ इन्वेस्ट किया, रेशियो क्यू ने कितना किया है एक्स इंटू 10 मंथ्स के लिए, ठीक है 10, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ गया 8x प्लस 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 112,000 हो गया, रेशियो x 10x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट रेशियो हमें मिल गया और ये रेशियो हमारा बराबर होगा, तो इन दोनों रेशियो को हम इक्वेट कर दें तो यहाँ से हमारा x का अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं, चलिए एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो 8x प्लस 14,000 सॉरी 14,000 नहीं है, 112,000 है ना। तो यहाँ पे 1120 रेशियो 10 इक्वल टू 3:2, ठीक है। फिर यहाँ से 8x प्लस 112,000 डिवाइडेड बाई 10x, ठीक है, इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ये भी, और ये 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, ठीक, मतलब 10x इधर लेके चले जाते हैं और 2 को इधर लेके चले जाते हैं। तो 2 को इधर ले जाएंगे, 8x को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16x हो गया, प्लस 2 से हम 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, ठीक है। और 10x को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 30x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 16x को इधर लेके जाते हैं तो 30 माइनस 16x इक्वल टू 2 इतना। अब ये 14x हो गया, 14x इक्वल टू क्या है 224,000। तो यहाँ 14 से देखेंगे ये 16 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 16,000 आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 16 आया, यानी q का जो अमाउंट है वो 16,000 है। तो p का अमाउंट क्या होगा प्लस 40,000 है, उसने 14,000 तो एक्स्ट्रा किया है ना, तो 30,000 हो गया, 16 मतलब 16 प्लस 14 30,000 हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है। तो चलिए ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में 14 क्वेश्चन फिर से लाऊंगा, टोटल 4 पार्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।